हम लोग स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलो विकलो के सेवक बन संताप हरे, जो हैं बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद सर। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन, उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में आज के हमारे फैकल्टी श्री के तिवारी जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा अग्रवाल जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में स्वाति गुप्ता जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 2-3 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राय जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं और हमारे समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सत्यवती कुकरेती जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रेम कुमार जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 2 या 3 के स्टूडेंट हैं शायद, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्री हर गुरिंदर सिंह जी उपस्थित है, वो एक थेरेपिस्ट, बड़े सीनियर थेरेपिस्ट हैं, कई वर्षों से कर रहे हैं और वो रिफ्लेक्सोलॉजी में कर रहे हैं पहले शुरुआत में, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर प्रयागराज में पहले शुरू किया था, तो उनका स्वागत है। हमारे बीच में ये हैप्पी क्लैश के नाम से है, इससे बेटर ये होगा कि ये हैप्पी क्लैश में अगर हम लोग नाम जोड़ देंगे तो बेटर रहेगा। हैप्पी क्लैश तो सभी लोग सब प्रसन्न हैं, लेकिन हैप्पी क्लैश में हैप्पी के साथ लगता है क्लैश हो रहा है, ये उल्टा शब्द का थोड़ा सा हम लोग अर्थ। हर्ष अरोड़ा जी हमारे बीच, हर्षा अरोड़ा जी हमारे बीच उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पिंकी तोमर जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में
रीता गांधी जी उपस्थित हैं, वो सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय शर्मा जी उपस्थित है, सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सरिता जैन जी उपस्थित है, सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट है और हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शोभा गुप्ता जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित है, हमारे सेमेस्टर 5 की स्टूडेंट है और हमारी समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुप्रिया अडपल्ली जी उपस्थित है, सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में स्वाति गुप्ता जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में उमा मिश्रा जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में उर्मिल गुलाटी जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में उत्थान जी उपस्थित, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं। अन्य जो लोग जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, वो शायद कहीं विजिबल नहीं। आदित्य राज जी अभी उपस्थित हो गए हैं, उनका भी स्वागत है। तो हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां की मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमकर सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान आज आपको इस रूप में, जो मूर्त रूप है आपका दिखाई पड़ रहा है, उस रूप में आपको दिख रहा है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा विचार है, हमारा सपना भी है और ये हमारा उद्देश्य भी है। और हमें विश्वास भी है। विश्वास इस बात का है कि आप जैसे सुधी जो ज्ञानी है और ज्ञान को ग्रहण करने वाले हैं, थेरेपिस्ट के रूप में आप विख्यात हो सकते हैं आगे चल के और नई नई रिसर्च कर सकते हैं। तो इनके माध्यम से ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल हमको नहीं मिले बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिले, यही हमारा विचार होना चाहिए। तो हम लोग इसी विचार के साथ आज की क्लास शुरू करेंगे। एक और विचार ये है कि हम लोग समवाय फाउंडेशन कोशिश कर रहा है कि कुछ न किसी से ले, हमारा विचार यही है। और हम समर्पित भाव से समाज के सामने, अपने थेरेपिस्ट के सामने समर्पित भाव से हैं और हम कामायनी के इन शब्दों से प्रभावित हैं कि इस अर्पण में कुछ और नहीं, केवल उत्सर्ग छलकता है। मैं दे दूं और न फिर कुछ लूं, इतना ही सरल झलकता है। यही सरलता हमारी है कि हम चाहते हैं कि हम सब अर्पित कर दें आपको और हमें कुछ न मिले, हम कुछ नहीं चाहिए हमको। लेकिन मार्ग में बाधाएं आती हैं, मैं आपको अवगत करा दूं। जो लोग सीधी रेखा पर चलना चाहते हैं, उनको लोग जानते हैं कि यह भटकाऊ है। उनको लगता है कि ये भटकन है, ये बेवकूफ बना रहे हैं। ये हमेशा होता है। तो सत्य की हमारा कदम यही है कि हम ऐसे चलना चाहते हैं और ऐसे चलने का प्रयास करेंगे। बाधाएं कुछ भी हो, उन बाधाओं को हमको पार करना है। एक जैसे नाविक होता है नहीं, एक डोंकी के सहारे, और पतवार उसके हाथ में होती है और पतवार सहारे चला जाता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। हम इसी पतवार के सहारे, इसी छोटी सी डोंगी के सहारे इस पूरी सागर को पार करना चाहते हैं और हमें विश्वास है कि हम पार करेंगे। हम आगे हैं, फ्रंट में हम लोग हैं, आप लोग हमारे साथ हैं, हमें विश्वास है। तो हम लोग अधिक समय नहीं लेंगे। के तिवारी जी हमारे बीच में उपस्थित है, पुनः उनका स्वागत। हमारे अच्छे सुधी थेरेपिस्ट हैं और यही नहीं, इतना व्यस्त होने के बावजूद ज्ञान ग्रहण करने की जो उनकी उत्कंठा है वह काबिले तारीफ है। उर्दू के शब्द हैं कुछ, काबिले तारीफ है, हिंदी में उतना अच्छा शब्द नहीं। तो हम लोग उनको पुनः आमंत्रित कर रहे हैं कि अब वो अपनी बात कहें और वो ब्लड पर बात करेंगे। तो हम लोगों ने अभी होम्योस्टेसिस पढ़ा था, हम लोगों ने सेल पढ़ लिया था, टिश्यू पढ़ लिया था। अब हम लोग चाहते हैं कि रक्त के बारे में और कुछ जाने, कि रक्त जिसका मूल कारण, जिसका मूल उद्देश्य क्या है कि आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह करना है, ऊर्जा को सब जगह फैलाना है। तो पुनः तिवारी जी का स्वागत और तिवारी जी अपनी बात शुरू करें।
सर आप म्यूट हैं, तिवारी सर आप म्यूट हैं सर। स्क्रीन विजिबल हो गई ना? हाँ नहीं सर, अभी शेयर नहीं हो रही है। हाँ हो रही है सर। अरविंद सर को प्रणाम और बाकी सारे साथियों को प्रणाम। सर ने अपॉर्चुनिटी दी है कुछ हम लोग आपस में डिस्कस करने का, तो करते हैं हम लोग। आज हम लोग ब्लड जो टॉपिक है उस पर कुछ चर्चा करेंगे। ये जो ब्लड है ये ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन मीडिया है। इसमें खुद कोई कंजम्पशन नहीं होता इसका। ये बाकी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ हार्ट। ये ब्लड है क्या, उसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से तत्व हैं जिनसे मिलके ब्लड बना है, उसको थोड़ा सा हम लोग पहचानते हैं। ब्लड क्या है? एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू है। पीछे हम लोग पढ़े हैं थोड़ा सा कि टिश्यू क्या है। तो एक तरह के सेल, जब एक तरह के कार्य करने वाले सेल जो है, एक तरह के काम करने वाले फंक्शन वाले सेल जब मिल जाते हैं एक, तो वो टिश्यू का निर्माण करते हैं। और ये 5 तरह के टिश्यू हैं जिनमें एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ये है कि ये दोनों सेल आपस में एक ब्रिज का निर्माण करते हैं, तो इसीलिए एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू है। थोड़ा बीच में चाहे तो हम लोग क्वेश्चन भी जो आते हैं ना, अगर कुछ लोग चाहें तो नोट करके रख ले, ये भी एक क्वेश्चन का पार्ट है कि फ्लूइड ब्लड क्या है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। तो इसमें क्या क्या है ब्लड में जो चीजें हैं, एक तो लिक्विड है जिसको हम लोग प्लाज्मा और सीरम बोलते हैं, बाकी सॉलिड पार्टिकल है और लिक्विड पार्टिकल है, द्रव कण है और ठोस कण है। जो जीवित है और जो सॉलिड पार्टिकल है वो प्लाज्मा जो लिक्विड फॉर्म में है उसमें सस्पेंडेड है, मूव करते रहते हैं, मतलब वो कहीं बंधे नहीं हुए, वो मूव करते हुए मूव करते हैं। ये सारी रक्त किन चीज से बना है, तो ये जल है, अलग अलग तत्व हैं, और ये लाइव सेल्स है जो अलग अलग सेल होंगे जिसको आगे हम लोग जानेंगे, इनसे मिलके बनता है। तो कौन कहाँ से बनता है? तो जो इसके जल हैं और बाकी तत्व मिनरल्स, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम में एसआई और एलआई, ये जो दो आंत हैं लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन, इनसे ये अवशोषित होते हैं मिनरल्स और जल। और बाकी जो सॉलिड पार्टिकल से जीवित कणिकाएं ये बोन मैरो में बनती हैं और लिम्फेटिक टिश्यू से बनती हैं। तो ये सारी चीजें ब्लड वेसल में आती हैं और वहां पर ब्लड का निर्माण होता है। तो कई बार एक क्वेश्चन आता है कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो ब्लड का निर्माण ब्लड वेसल में होता है। जिनको नोट करना होगा वो नोट भी कर लेंगे, तो जैसा भी उनकी इच्छा होगी। तो पहला चीज है कि ब्लड क्या है, तो एक कनेक्टिव टिश्यू है। और ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो ब्लड वेसल में होता है। ब्लड के जो तत्व हैं अलग अलग, उन वो अलग अलग जगह बनते हैं, लेकिन सब मिलके ब्लड हो जाता है। तो वो मिलता कहाँ है सब, तो ब्लड वेसल्स में मिलता है। ब्लड के निर्माण में बहुत सारे शरीर के बॉडी पार्ट्स की सहभागिता है, लेकिन इसमें स्पेशली कुछ टाइम तक भ्रूणावस्था में, मतलब माँ के गर्भ में चौथे से 9वें सप्ताह के ब्लड का फॉर्मेशन ब्लड का शुरू हो जाता है। कहाँ पे? माँ के पेट में ही, 4 से 9 इस सप्ताह में। ये कथन लिखा कि बच्चे में उसके माँ का रक्त प्रवाहित होता है, ये सर्वथा मिथ्या है। तो ब्लड कहाँ बनता है? खुद बनता है अपनी बॉडी में, और जब तक बोन मैरो डेवलप नहीं हो जाता है तब तक ये कहाँ बनता है? लीवर, स्प्लीन, लिफ नोड और आंत, ये सारे पार्ट्स मिलके ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं। ब्लड
का फॉर्मेशन ब्लड वेसल्स में होता है, लेकिन इसको सर्कुलेट करने का जो पावर है, फोर्स है, वो हार्ट प्रदान करता है। ब्लड की क्लीनिंग भी होती है क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी बन जाती हैं जिनको बाहर निकालना है, तो उसका काम जो लिक्विड फॉर्म में है वो किडनी करती है, और जो गैसियस फॉर्म में है वो लंग्स करता है। फॉर्मेशन ब्लड सेल में होता है, सर्कुलेट हार्ट के प्रेशर से होता है, और क्लीनिंग जो लिक्विड क्लीनिंग है वो किडनी करती है, और जो गैसियस क्लीनिंग है वो लंग्स करता है। चौथे से 9वें सप्ताह में वो माँ के पेट में फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट ये है कि ये लीवर और किडनी है, जो लिखा हुआ है यहाँ पर कि लीवर और किडनी का विशेष सहयोग है। तो ये है, किडनी और लीवर एंड में भी जब कोई फॉर्मेशन नहीं कर पाता है तो लीवर ब्लड देता है या स्प्लेन ब्लड देता है, वो आगे हम लोग देखेंगे। ये इतना जान, जो ब्लड का कंपोजिशन है वो क्या क्या है। ब्लड में जो ब्लड सेल्स हैं वो 42 से 45% है, और जो प्लाज्मा है लिक्विड फॉर्म में वो 55 to 58% है। ये ब्लड सेल्स में मुख्य रूप से 3 हम लोग ब्लड सेल्स की बात करते हैं। इरिथ्रोसाइट, जिनको हम लोग आरबीसी रेड ब्लड सेल से कहते हैं आम भाषा में। ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं, और थ्रोम्बोसाइट, इसको प्लेटलेट्स बोलते हैं। एक नॉर्मल भाषा में हम लोग जब कहीं ब्लड रिपोर्ट देखते हैं तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स लिखा रहता है, लेकिन मेडिकल टर्म्स में इनके नेम यही है, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। अगर लिक्विड की बात करें प्लाज्मा की, तो उसमें जो जल का परसेंटेज है वो 91 to 92% है। उसमें बाकी जो सॉलिड है रादर देन ये 3 ब्लड पार्टिकल्स, उस प्लाज्मा में 8 to 9% है, क्योंकि जो प्लाज्मा है वो केवल ब्लड नहीं है। ब्लड में जो चीजें घुलनशील तत्व जो मिले हुए हैं, जो दिखते नहीं है सर्कुलेट होते हुए, वो ठोस, वो 8 to 9% है। तो 55% का 91% जल है और 8 to 9% सॉलिड है, और बाकी जो 42 या 45% है वो ये 3 पार्टिकल से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये जो ब्लड है इसमें देखेंगे तो 2 तरह के तत्व नॉर्मली हम लोग डिफाइन करते हैं। एक कार्बनिक, जिसमें कार्बन की बॉन्डिंग हो, और एक जिसमें कार्बन की बॉन्डिंग ना हो, सेपरेट। तो कार्बनिक जो तत्व है वो है प्रोटीन, यूरिया, यूरिक एसिड, 7 to 8% फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, ग्लूकोज है। ये फैट और कोलेस्ट्रॉल ये लिपिड जो है। और अकार्बनिक जिसमें कार्बन नहीं है वो है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, क्लोराइड, सल्फेट, फास्फेट और बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। ये मुख्य रूप से है, इनकी जरूरत पड़ती है ब्लड पिक्चर में, लेकिन अभी हम लोग ये जान लें कि ये रहता है, लेकिन इनकी परसेंटेज भी जानना चाहिए। जब कभी अस्वस्थ होते हैं तो ये सोडियम, पोटेशियम, इन सबकी जरूरत होती है। तो अभी नहीं, लेकिन हम लोग इसको जानेंगे जरूर। इनमें कुछ ऐसे तत्व के बारे में हम लोग जानते हैं, कुछ कार्बनिक तत्व जिनका बुक में डिस्क्रिप्शन है। तो मुख्य ये एक है एल्बुमिन। कार्बनिक तत्वों में इसकी जो परसेंटेज है वो 50 to 65% है। 50% जो कार्बनिक है उनका है, ये माने कार्बनिक तत्वों में 50% एल्बुमिन है। और ये क्या, कहाँ पे बनता है, तो ये लीवर से बनता है। लिखना हो तो लोग लिख लेंगे, एल्बुमिन का जो सिंथेसिस है वो लीवर में होता है। प्लाज्मा में इसकी कंसंट्रेशन 6 to 8% है, और रक्त को ही विस्कासिटी प्रदान करता है। विस्कासिटी एक शब्द है, बाकी लोग कितना जानते हैं। कोई भी लिक्विड को जो फ्लो करने के लिए किसी फर्श पर या कहीं छोड़ दिया जाए, जो वो फ्री फ्लो करे, तो जो ज्यादा फ्लो करता है उसकी विस्कासिटी कम होती है, और जो कम फ्लो करता है उसकी विस्कासिटी हायर होती है। माने जैसे कोई गीला ग्रीस रख देगा तो फ्लो नहीं करेगा, या स्लरी रख देगा तो धीरे करेगा, पानी रख देगा तो जल्दी से फ्लो होगा। तो विस्कासिटी का मतलब ये है कि जो गाढ़ापन है, माने फ्लो होने को रोकता है, वो विस्कासिटी है। तो वो कौन प्रदान करता है इसका कंसेंट्रेशन, ये एल्बुमिन प्रदान करता है। एक ऑस्टोमेटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या है कि झिल्ली जो मेम्ब्रेन है जिसमें सेल रहता है, उसके दोनों तरफ कंसंट्रेशन से प्रेशर क्रिएट होता है, ये उसकी बात की जा रही है।
एल्ब्यूमिन का एक बहुत महत्वपूर्ण जो काम है, ये कई अन्य तत्वों को अपने साथ बांध कर निर्दिष्ट अंगों तक पहुंचाता है। जैसे हम लोग जब हीमोग्लोबिन का कैटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो ये एल्बुमिन ही पकड़ के ले जाता है बिलिरुबिन को लीवर तक, जो घुलनशील बिलिरुबिन में कन्वर्ट करता है। तो यहां पर ये कह रहा है कि एल्बुमिन ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, पकड़ के ले जाता है। एल्बुमिन की ये भूमिका है। दूसरा ग्लोबुलिन, प्लाज्मा प्रोटीन में ये 29 to 30%, 34% है, और ये 3 तरह के हैं। ये जो ऊपर है अल्फा और बीटा, ये दोनों लीवर से होते हैं, उनसे सिंथेसिस होते हैं, और ये दोनों ही ऑस्मोटिक प्रेशर प्रदान करते हैं। लेकिन जो बीटा ग्लोबुलिन, ये देखिए यहां ध्यान से, जो प्रोटीन है वो अलग जगह बनता है और हीम अलग जगह बनता है। तो जो हम लोग पढ़े होंगे गोल्गी ऑपरेटस सेल में, वहां पर ये बनता है, कंजुगेट होता है और ग्लाइकोप्रोटीन और लाइपोप्रोटीन बनता है। तो उसमें हेल्प कौन करता है? ये दोनों प्रोटीन करते हैं। अगर आप लोग हम लोग पीछे पढ़ेंगे आगे, उसमें भी पढ़ लेंगे, आगे भी आएगा। तो ग्लाइकोप्रोटीन और लाइपोप्रोटीन बनाने का काम गोल्गी ऑपरेटस में होता है, क्योंकि प्रोटीन जो है राइबोस वहां बनता है, राइबोसोम्स में, जो रेक्टिकुलम उसमें है। तीसरा है गामा ग्लोबुलिन। ये दोनों ग्लोबुलिन बनते हैं लीवर में, और तीसरा जो गामा है ये बनता है लिम्फोसाइट सेल में, और प्लाज्मा सेल से सिंथेसिस होता है। इसकी जो उपयोगिता है वो एंटीबॉडी बनाने में आती है। एक चीज ये हम बोलना चाह रहे थे कि एंटीबॉडी और एंटीजन हम लोग सबको शायद क्लियर होगा, लेकिन मैं एक चीज बताता हूं। अगर शरीर के अंदर कोई बाहरी पार्टिकल आ जाता है, जो फॉरेन मटेरियल है, जो बॉडी का नहीं है, उसको हम लोग एंटीजन बोलते हैं। और उस एंटीजन को किल करने के लिए हमारी बॉडी, जो इम्यून सिस्टम है, उसको किल करने के लिए जो बनाती है, उसको हम लोग एंटीबॉडी बोलते हैं। और एंटीबॉडी बनाने में गामा ग्लोबुलिन की भूमिका है, जो लिम्फोसाइट सेल से और प्लाज्मा सेल से संश्लेषित होती है। एंटीबॉडी और एंटीजन में हम लोग क्लियर है। मुझे थोड़ा कई बार कंफ्यूजन हो जाता था, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ। जो एक बार और रिपीट कर दीजिए। फिर से बोलिए। जी एक बार और रिपीट कर दीजिए। हमारे शरीर में जो फॉरेन मटेरियल इंटर कर जाता है, उसको एंटीजन बोलते हैं, और उस एंटीजन को किल करने के लिए हमारी बॉडी जो तत्व बनाती है, उसको हम लोग एंटीबॉडी बोलते हैं, एंटीबॉडी। इसीलिए देखिए कोरोना पीरियड में हम लोग बोलते थे कि एंटीजन टेस्ट होना है। एंटीजन टेस्ट होने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में कोई फॉरेन मटेरियल आया है या नहीं आया है। तो अगर आ गया है तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम है, हमारी बॉडी हमारी शरीर उसके लिए एंटीबॉडी बनाएगी, एंटीजन को किल करने के लिए। ये डिफरेंस एंटीजन और एंटीबॉडी में। तो यहां पर जो गामा ग्लोबुलिन है, जो लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल से बनती है, वो एंटीबॉडी बनाने में उपयोग में आती है। आगे हम लोग थोड़ा इसको पढ़ेंगे, एंटीबॉडी टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट से बनते हैं। तो ये फंक्शन है एंटीबॉडी में। तो हम लोग ध्यान रख लें कि ये लीवर से नहीं बनता, अल्फा और बीटा लीवर से संश्लेषित होता है, और गामा ग्लोबुलिन लिम्फोसाइट से संश्लेषित। ये क्वेश्चंस आते हैं अक्सर, हम लोग अगर याद करें तो। फाइब्रोनोजन, ये प्रोटीन है 6.5 to 8%, जिसका जो अणुभार है वो 3,40,000 है। अब वो अणुभार हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन ये भी लीवर से संश्लेषित होता है। तो हम लोग ये देख लें कि ये लीवर के बिना केवल गामा ग्लोबुलिन है, बाकी सब लीवर से संश्लेषित होते हैं। ये जो फाइब्रोनोजन है ना, ब्लड में से अगर प्लाज्मा में से ये तत्व निकाल दिया जाएगा तो उसको हम लोग सीरम बोलते हैं। ये क्वेश्चन आता है। इसका जो फाइब्रोनोजन का फंक्शन है, ये जो ब्लड कभी कटता है तो ब्लड जो रुकने की प्रक्रिया है, कोगुलेशन, उसमें फाइब्रिन बनके ये ब्लड को क्लॉट कराता, फॉर्मेशन बाहर रोकता है कि बाहर बॉडी से ना निकले। तो फाइब्रोनोजन की भूमिका है, और लीवर से बनता है। यहां पर ये भी नोट कर लेंगे कि एक बार क्वेश्चन आता है कि वो
प्लाज्मा से फाइब्रोनोजन निकल जाएगा तो सीरम बनेगा। तो प्लाज्मा प्लस फाइब्रोनोजन इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस फाइब्रोनोजन सीरम हो गया, बचा हुआ तत्व। तो ये नोट किया जा सकता है, क्वेश्चंस कई बार आते हैं ये। अब हम लोग जो 3 ब्लड सेल्स की बात किए थे उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये हम लोग पहले बोले थे कि ये जो ब्लड सेल है ये सस्पेंडेड है, मूव करती रहती है ब्लड में, और कुछ के न्यूक्लियस हैं, कुछ के न्यूक्लियस नहीं है, और इनके प्रोडक्शन और डेथ होते हैं, इनकी एक लाइफ स्पैन है, उसके बाद ये किल हो जाते हैं। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये रख ले कि स्प्लीन सभी कणिकाओं का कब्रिस्तान या ग्रेवयार्ड है। मतलब जितने भी ये तीनों पार्टिकल्स हैं इनके लिए जो ग्रेवयार्ड है वो स्प्लीन है। नोट कर लें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि कब्रगाह कौन है, तो स्प्लीन है सबका। इरिथ्रोसाइट जिसको हम लोग आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल, जो लंबी या बड़ी बोन है उनके अंदर आरबीसी या डब्ल्यूबीसी इनका निर्माण होता है। क्या है? बोन मैरो, वर्टिब्रा की बॉडी और स्टर्नम पेल्विक बोन के ट्यूबरसिटी में एरिथ्रोसाइट का जन्म, शिशु के जन्म। माने ये शिशु के जन्म के बाद तो होता ही रहता, अगर ये पहले बन गया है बोन मैरो तो होगा, माने खुद निर्माण करेगी बॉडी, बच्चे की बॉडी। तो ये कह रहा है कि बोन मैरो में ही से वर्टिब्रा की बॉडी, स्टर्नम और पेल्विक बोन, इनमें निर्माण होता है आरबीसी का। और बोन मैरो से आरबीसी बनने में 9 दिन का समय लगता है। संख्या कितनी है? 5 प्लस माइनस 0.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। माने 1 मिलीमीटर क्यूब अगर हम ब्लड को लेते हैं तो उसमें जो आरबीसी की संख्या होगी वो 5 प्लस माइनस 0.5 होगी। माने 4.5 भी आ सकता है, 5.5 भी आ सकता है। ये कितने वॉल्यूम में? तो 1 मिलीमीटर क्यूब, 1 मिलीमीटर क्यूब में ये संख्या है। नॉर्मली जो ब्लड टेस्ट कराते हैं तो यही दिखा रहता है, मिलीमीटर क्यूब हम लोग ध्यान नहीं देखते, बोलते हैं कितना आरबीसी, तो ये 5 के आसपास होगा। तो 5 प्लस माइनस मिलियन। अब इसको देखते हैं, ये किस शेप का होता है, कैसा होता है आरबीसी, ये जानना है। ये आरबीसी, इरिथ्रोसाइट माने आरबीसी, आरबीसी का जो शेप होता है वो बाई कनकेव डिस्क होता है। कैसा होता है ये मैं दिखाता हूं। ये शेप देखिए, ये आरबीसी का एक शेप है। ये बीच में ऐसा, जैसे दूसरी पिक्चर देखिए, ये वाली पिक्चर नहीं, ये वाली क्रसर मूव करता हुआ दिख रहा होगा, तो ये सेकंड है जिसपे लिखा हुआ बाई कनकेव, ये वाली पिक्चर। ये सेंटर में पतला होगा और एंड में डायमीटर ज्यादा होगा, माने थिकनेस भी उसको हम लोग बोले। माने ये इस शेप का है, सेंटर में पतला, और जिसका सेंटर में मोटा है वो बाई कन्वेक्स होता है। तो ब्लड सेल कैसा है? बाई कनकेव शेप का है, सेंटर में ये पतला है और किनारे पर मोटा है। तो ये देखिए, यहां पर ये सेंटर में थिकनेस कम दिख रही है और बाहर की तरफ थिकनेस ज्यादा दिख रही है। तो ये जो इलाका है यहीं पर ऑक्सीजन चिपकता है मूव करने के लिए। साइज कितनी होती है? 7 to 8 माइक्रोमीटर या माइक्रान। अब माइक्रान साइज जो 10 to the power -6 मीटर है, बहुत छोटा है, हम लोग इतना समझे, बाकी लोग जो। तो ये शेप होता है, इसको हम लोग आंखों में लेंस होता है उसका शेप बाई कन्वेक्स होता है। और यहां पर जो हीमोग्लोबिन की साइज है, बाई मतलब दोनों तरफ है, और ये शेप बना हुआ है, थिकनेस बीच में कम और बाहर की तरफ ज्यादा। तो ये शेप क्रिएट हुआ ऑक्सीजन चिपकने के लिए। ये आरबीसी का शेप है। तो यहां बोल रहे कि बाई कनकेव डिस्क होता है, मतलब दोनों तरफ ये कंडीशन होती है कि बीच में वो पतला हो जाएगा। साइज 7 to 8 माइक्रोन है इसका डायमीटर। इसके साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब ये जो आरबीसी है इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है। डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जाएगा। ये क्वेश्चन आता है कि ये बाइकनकेव है या क्या है, तो आरबीसी बाइकनकेव डिस्क है। दूसरा,
इसके साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस नहीं होता। अब क्या है, इसके अंदर एक विशेष प्रोटीन है, कंजुगेटेड प्रोटीन हीमोग्लोबिन। इस आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसका कलर रेड है, और इस रेड होने के नाते हीमोग्लोबिन का कलर चूंकि रेड है, इसलिए आरबीसी रेड कलर का दिखाई देता है। आरबीसी रेड क्यों होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का कलर रेड है। इसकी लाइफ कितनी है, 120 डेज है। और ये आरबीसी प्रतिदिन 0.83% बनता है और समाप्त हो जाता है। मतलब आरबीसी लगातार फॉर्मेशन भी होता है और लगातार डेथ भी होती है आरबीसी की। तो माने हम लोग ये कह सकते हैं कि डेली, अगर आप ये सोचे कि आरबीसी फिक्स है, नहीं, हम अगर अपनी इनपुट को चेंज करेंगे तो आरबीसी या हीमोग्लोबिन चेंज होगा। मतलब हम खाना रोज और अच्छे से खाएंगे, जो इंटेक करेंगे तो आरबीसी सुधार होगा। हम अगर इंटेक अच्छा नहीं करेंगे तो आरबीसी सुधार नहीं होगा, क्योंकि इसका डेथ डेली होता है और डेथ न्यू फॉर्मेशन डेली होता है। और 0.13%, 1% तो नहीं है, लेकिन ये देखिए 120 दिन चुकी है तो 0.83 हो गया। अगर 1% रहता है तो 100 दिन हो जाता, तो 120 दिन के कारण 0.83 बनता है। इसका क्षेत्रफल कितना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जान लें 120-140 के बीच में माइक्रोन में, और इसका वॉल्यूम जो है 87 घन माइक्रोन। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हम लोग इतना जरूर जाने कि हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है, बाइकनकेव डिस्क है, और इसका लाइफ 120 दिन है, और इनका कब्रगाह क्या है, स्प्लीन है, और वॉल्यूम भी है। फॉर्मेशन कहाँ होता है, और 9 दिन बनने में लगते हैं, 9 डेज। क्या क्या है इसमें आरबीसी में? अब हम लोग केवल आरबीसी की बात कर रहे हैं, ब्लड की नहीं बात कर रहे हैं। आरबीसी एक जो ब्लड सेल है उसकी बात कर रहे हैं। उस ब्लड सेल के अंदर 60 से 70% जल है और 30 से 40% ठोस पदार्थ है, सॉलिड एलिमेंट है। उसमें कार्बनिक भी है और अकार्बनिक। तो कार्बनिक और अकार्बनिक क्या है, ये 30% जो है उसका 29.3 कार्बनिक है, मोस्ट कार्बनिक है, थोड़ा सा परसेंट 0.7 अकार्बनिक है। तो अकार्बनिक में जिससे कार्बन से मतलब नहीं है, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, ये सारी चीजें हैं, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और जिंक, कॉपर, फास्फेट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है, लेकिन मतलब ये ट्रीटमेंट के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग आगे जाने की इसके लिए ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। कार्बनिक में क्या क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन में हीमोग्लोबिन है, स्टोमेटिन है, इलिन है, इलिनिन। लिपिड क्या है, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन, सिफिलिन। ग्लूकोज है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, केटेलोज, फास्फेटेज, थाइमिन, राइबोफ्लेविन। ये सारी चीजें हैं किसके, आरबीसी के पार्ट है, माने इरिथ्रोसाइट के। ये सारी चीज, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हीमोग्लोबिन जो एक प्रोटीन है उसके बारे में थोड़ा और जानते हैं, इसकी मुख्य भूमिका है। इरिथ्रोसाइट 29 पाइको, एक में क्या है, प्रत्येक आरबीसी में 29 पाइकोग्राम है। 29 पाइकोग्राम का मतलब है, ग्राम से कंपैरिजन करेंगे तो 10⁻⁻12, तो बहुत ही छोटा है, लेकिन पाइकोग्राम में कोई याद रख सकता है, 29 पाइकोग्राम है। आरबीसी जो होता है, अगर 100 ml हम ब्लड को मेजर करते हैं, ध्यान से देखेंगे इसको, सामान्य व्यक्ति में जो हीमोग्लोबिन है, हम लोग आरबीसी की बात नहीं कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, जो आरबीसी में पाया जाता है। तो आरबीसी का जो कंसंट्रेशन है ब्लड में 14 ± 1 ग्राम पर 100 ml। 100 ml ब्लड को अगर हम लोग लेते हैं मेजरमेंट के लिए, तो उसमें अप्रॉक्स 14 ग्राम के आसपास हीमोग्लोबिन मिलता है। ये कम या ज्यादा होने से क्या होगा हम लोग इसको पढ़ेंगे, लेकिन नॉर्मल ये होता है। और एक आरबीसी में 300 मिलियन हीमोग्लोबिन होते हैं, माने एक आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन अणु की संख्या है वो 300 मिलियन है। एक हीमोग्लोबिन के ऊपर 4 एक अणु ग्लोबिन और 4 अणु हीम है। हीमोग्लोबिन जो बना इन दो चीजों से बना, हीमोग्लोबिन एक हीम और एक ग्लोबिन। उसमें ग्लोबिन का 1 है और हीम के 4
अणु है, तो ये हीमोग्लोबिन बना है। एक हीम पर 4 अणु पायराल रिंग फेरस अणु से बना है। एक ये जो फेरस अणु है, इस पर एक ऑक्सीजन चिपकने की जगह है। तो एक ऑक्सीजन चिपकेगी तो एक हीमोग्लोबिन पे ये 4 हीम बने हुए हैं, तो 4 अणु ऑक्सीजन चिपकता है एक हीमोग्लोबिन पर। हीमोग्लोबिन के एक पर 4 अणु चिपकता है। ये ध्यान से देखिएगा, एक हीम पे एक फेरस अणु है, एक हीम पर एक फेरस अणु है और एक फेरस पे एक ऑक्सीजन है। तो हीमोग्लोबिन पे 4 हीम है, इसलिए 4 ऑक्सीजन एक हीमोग्लोबिन पर चिपकेगा ट्रांसपोर्ट होने के लिए। मतलब एक हीमोग्लोबिन 4 अणु ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। केमिकल सूत्र ये है, इस तरह बना। अगर 100 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा तो जो ये हीमोग्लोबिन और हीम है, इसमें जो फेरस है वो कितना है, 0.338 ग्राम है। 100 ग्राम हीमोग्लोबिन में 0.338 ग्राम फेरस है, मतलब आयरन है। और इस प्रकार हमारे पूरी बॉडी में 3 ग्राम आयरन यूज हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। एक अणु हीमोग्लोबिन पर 4 अणु ऑक्सीजन जुड़ने की क्षमता है और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.3 मिलीलीटर ऑक्सीजन कैरी करता है। तो बाकी इसको लिख सकते हैं हम लोग। कई बार ये क्वेश्चन पिछली बार आया था कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कैरी करता है, तो 1.3 मिलीलीटर ऑक्सीजन कैरी करता है। ये सेचुरेटेड है, मैंने इससे ज्यादा नहीं करेगा, क्योंकि एक पर 4 अणु ऑक्सीजन चिपकने की होती है। जब हीमोग्लोबिन ब्लड में रहता है और उस पर ऑक्सीजन रहता है तो ये पर्पल रेड दिखाई देने लगता है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है तो वो स्कारलेट रेड हो जाता है। लंग्स में जहां ये ऑक्सीजन जुड़ता है हीमोग्लोबिन पर, उसमें टाइम कितना लगता है, तो 0.003 सेकंड टाइम लगता है। मतलब इतनी देर में हीमोग्लोबिन पर ऑक्सीजन चिपक जाता है, जुड़ जाता है ट्रांसपोर्ट होने के लिए। इसमें जो एक चीज ध्यान से देखिए, हम लोग बोले हीम का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में और ग्लोबिन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है, और दोनों का जो कंजुगेशन है वो गोल्गी ऑपरेटस में होता है, ग्लूकोप्रोटीन और ये जो बनता है। मतलब हीम कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये प्रोटीन जो है ग्लोबिन, ये कहाँ बनता है, राइबोसोम में बनता है। ये हम लोग सेल में पढ़े होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया और ग्लोबिन माने ये राइबोसोम। तो ये दोनों बनता है और गोल्गी ऑपरेटस में ये कन्वर्ट होता है प्रोटीन में कंजुगेट होके। इरिथ्रोसाइट में कोई न्यूक्लियस नहीं होता, हम लोगों ने एक बात किया था। तो अब अगर इसको ध्यान से देखिए, एक बार ये बन गया तो बन गया, इसके जनन काल में किसी फैक्टर की कमी के कारण इसके सामान्य मात्रा हीमोग्लोबिन में संश्लित नहीं हो। अगर इरिथ्रोसाइट बना और वहां हीमोग्लोबिन सिंथेसिस नहीं हुई तो वो हीमोग्लोबिन वो आरबीसी फिर सुधरेगा नहीं, वो वैसे ही रहेगा, नई इरिथ्रोसाइट बनेंगी, वो काम में यूज नहीं होगा, माने वहां पर एनीमिया हो जाएगी अगर हीमोग्लोबिन संश्लेषण नहीं हुआ आरबीसी में। तो रीजन जो भी, ये एक इंपॉर्टेंट और है कैटाबोलिज्म। ये हीमोग्लोबिन क्या है, जो आरबीसी के अंदर है। तो आरबीसी 120 दिन की लाइफ के बाद उसको खत्म होना है, समाप्त हो जाना है, तो जल सोख कर फूल जाता है और रक्त में जो माइक्रोफेज है वो इनको खा जाते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं आरबीसी को, और या तो स्प्लीन में जो सेल्स हैं वो इनको 2 हिस्से में तोड़ देते हैं। तो जो अब हम लोग देखे थे कि हीमोग्लोबिन कैसे बना था, हीम से और ग्लोबिन से, तो यहां पर वापस आके ये टूटेगा, 2 वहां वो जुड़ा था, एक बना था, और यहां पर ये टूटेगा 120 दिन बाद। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो स्प्लीन, इसीलिए उसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड। यहां पर हीम और ग्लोबिन दोनों अलग अलग टूटेंगे। ग्लोबिन क्या था, प्रोटीन था, तो ये प्रोटीन के में चला जाएगा। जो हीम है
जो माइटोकॉन्ड्रिया में हीम बना था, ये दो पोर्शन में अलग अलग हो जाएंगे। जो पायरल और फेरस है ये भी आयरन भंडार में जाएंगे, लेकिन जो ये हीम है, ये ध्यान से देखिए, ये बिलिरुबिन टाइप के पिगमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। कहां कन्वर्ट होगा हीम? बिलिरुबिन, जो ये बिलिवार्डिन है, यहां से ये बिलिरुबिन एक पिगमेंट है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा हीम। ये जो बिलिरुबिन है ये हीम से बना है, हीम से, इसको हीम बिलिरुबिन बोलते हैं क्योंकि ये हीम से बना है। ये बिलिरुबिन लिपिड में तो घुल जाएगा, लेकिन ये जल में नहीं घुलता है। तो चूंकि ये जल में नहीं घुलेगा तो ये किडनी से बाहर एक्सक्रीट नहीं होगा। तो अगर ये किडनी से एक्सक्रीट नहीं होगा तो इसको जल में घुलनशील बनाना है। तो बनाने का कौन काम करेगा? हम लोग पहले पढ़े थे कि जो अल्बुमिन प्लाज्मा है, अल्बुमिन, ये क्या करेगा? ये इस हीम बिलिरुबिन को पकड़ के लीवर तक ले जाएगा, क्योंकि लीवर में संश्लेषित हुआ था, तो ये लीवर तक ले जाएगा। और लीवर में क्या करेगा? ग्लूक्रोनिक एसिड के साथ कंजुगेट होगा और ये घुलनशील हो जाएगा। देखिए, जब ये स्प्लीन में टूटा था तो क्या था? अघुलनशील हेम बिलिरुबिन था, लेकिन एल्बुमिन इसको ले गया लीवर के पास, और लीवर में जो ग्लूक्रोनिक एसिड है उसके साथ कंजुगेट होकर ये घुलनशील बन गया। घुलनशील कहां? जल में। हमको जल में जो घुलनशील होगा वही किडनी के थ्रू बाहर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो जल में घुलनशील होकर बाहर निकलने के लिए इंपॉर्टेंट है एल्बुमिन और लीवर। लीवर का फंक्शन बहुत बड़ा है। तो ये काम हो गया कि इसलिए हम लोग समझे कि जो यहां से बिलिरुबिन बना वो हेम बिलिरुबिन है। हीम या हेम जो बोले हम लोग, हीम बिलिरुबिन है। ये ध्यान रखें क्योंकि कहीं कोल बिलिरुबिन आएगा और हेम बिलिरुबिन आएगा। तो ये बना कहां से? हीमोग्लोबिन के टूटने से हेम बिलिरुबिन बना। जो फेरस और ग्लोबिन है वो अपने अपनी जगह पे चला गया और हीम बिलिरुबिन बना जो अघुलनशील है। ये वही चीज है। हीमोग्लोबिन एक्चुअली जो टूटता है ये बाइल जूस के साथ, क्योंकि लीवर जब उसको फंक्शन करेगा, ग्लूकोज 8 से कंजुगेट कर देगा तो वो बन जाएगा कोल बिलिरुबिन। हम लोग पहले क्या बोले थे? हीम बिलिरुबिन। तो लीवर के पास जब जाएगा और ये रिएक्ट करेगा, माने कंजुगेट होगा ग्लूकोनिक एसिड के साथ लीवर में, तो बनेगा कोल बिलिरुबिन। और कोल बिलिरुबिन घुलनशील होगा, हीम बिलिरुबिन वो घुलनशील नहीं होगा। तो अब जो लीवर क्या बनाएगा? ये कहां जाएगा? बाइल जूस बनाएगा, उसके रास्ते ये आंत में आएगा। उसमें हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम में कि लीवर बाइल जूस देता है और वो वहां से पैनक्रियाटिक डक्ट से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में ड्यूडिनम में आ जाता है। यहां से ड्यूडिनम में आएगा ये पार्ट, तो आंत में जाएगा और वहां से ये बाहर निकल जाएगा थ्रू आंत, आउटसाइड। और जो किडनी के थ्रू जाएगा वो यूरिन से बाहर निकल जाएगा। तो बिलिरुबिन इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत सारी चीजों को बताता है बॉडी में। तो लीवर का फंक्शन क्या हुआ? हीम बिलिरुबिन को कोल बिलिरुबिन में कन्वर्ट करेगा घुलनशील, और वो आंतों और किडनी के थ्रू अलग अलग पार्ट, लिक्विड पार्ट किडनी से और सॉलिड पार्ट आंत के थ्रू मिक्स होकर बाहर निकल जाएगा। तो बिलिरुबिन मेजर करना है कि कितना है, तो इसकी जो मात्रा है, अगर 100 ml सीरम लेंगे तो ये 0.2 से 0.8 मिलीग्राम, और यूरिन में देखेंगे तो 0.3 to 3। तो नॉर्मली डॉक्टर ये इमरजेंसी चेक कराता है कभी किसी केस में कि यूरोबिलिरुबिन यूरिन में कितना है या ब्लड में कितना है। जब वो टेस्ट कराता है वो ये देखने के लिए कि क्या कंडीशन है बिलिरुबिन की ब्लड में और यूरिन में, कहाँ ज्यादा और कहाँ कम है, अपनी सामान्य मात्रा से कंपेरिजन करके वो देखने की कोशिश करते हैं। ये हो गया टूटना, हीमोग्लोबिन का टूटना। एक बीमारी है जॉइंडिस, इसको हम लोग जानने की कोशिश करें कि जॉइंडिस क्या है और इसके क्या क्या स्टेज है। ये जो बिलिरुबिन है रक्त में सामान्य से अधिक मात्रा जब हो जाती है तो ये स्टॉलिन नामक
एलिमेंट जो लेवल है बॉडी में, उसे जुड़कर पीला रंग देता है। कहां कहां देता है? एक्वस और विट्रस ह्यूमर को छोड़कर कोशिकाओं में मौजूद स्टालिन से जुड़कर पीला रंग देता है। पहले चरण में अगर ये बढ़ता है, मतलब बिलिरुबिन कैसे बढ़ेगा? बिलिरुबिन बढ़ेगी। ध्यान से समझिएगा, ज्वाइंटिस होने का मतलब क्या है कि बिलिरुबिन की जो परसेंटेज है, माने अमाउंट है, वो चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर वो बढ़ रहा है तो स्टालिन के साथ मिलकर पीला रंग देगा। तो ज्वाइंटिस का मतलब है बिलिरुबिन। और बिलिरुबिन कहां बनती है? कोल बिलिरुबिन लीवर से हीम को कन्वर्ट करता है। तो इसीलिए जो ज्वाइंटिस है इसमें लीवर की भूमिका है, और 3 तरह की भूमिका है। कैसे है उसको देखें। तो किस चीज पर डिपेंड करती है? डिपेंड करती है बिलिरुबिन की क्वांटिटी पर। और वो दिखेगा कैसे? नंगी आंखों से। क्योंकि ये बोलता है कि पहले मुख और नेत्र के म्यूकस मेम्ब्रेन पीली दिखाई देंगी। जो चेहरा है या आंख है, जो यो म्यूकस मेम्ब्रेन, ये पीली, आप नंगी आंखों से देख पाएंगे। लोग बोलते हैं देखो भाई इनकी आंख पीली हो गई, चेहरा पीला दिख रहा है। तो ये कारण हो सकता है। और हाथ और पैर की त्वचा भी पीली दिखाई देने लगेगी, संपूर्ण त्वचा। जैसे जैसे बढ़ेगा बिलिरुबिन स्टालिन से रिएक्ट करके पूरी तरह माने इन द स्टेजेस एंड में वो पूरी बॉडी भी पीली दिखाई दे सकती है। ये स्टालिन इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। कौन बनाता है? स्टालिन। उपलब्धता बिलिरुबिन की। अब क्या चीजें हैं इसको जानते हैं थोड़ा और। प्रीहिपेटिक हीमोलिटिक ज्वाइंटिस। प्रीहिपेटिक का कह रहा है ये एक्चुअली जब एक केस क्या होता है कि 120 दिन बाद आरबीसी की डेथ होती है। तो एक क्वांटिटी होगी आरबीसी की डेथ होने की, और उसी के अकॉर्डिंगली लीवर अपना फंक्शन करेगा। अगर एक्स क्वांटिटी की डेथ हो रही है और लीवर एक्स क्वांटिटी को प्रोसेस कर रहा, माने कंजुगेट करके बना रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि लीवर की कैपेसिटी एक्स है और डेथ एक्स हीमोग्लोबिन आरबीसी की हो रही है। लेकिन अगर 2x या 1.2x माने मोर देन एक्स डेथ होने लगे, किसकी? आरबीसी की। माने आरबीसी की जो डेथ है वो ज्यादा होने लगे। क्लियर हो रहा सबको? इस बात को समझ लीजिए। आरबीसी की पहले डेथ एक्स क्वांटिटी की हो रही थी, अभी 1.2x हो गई, 1.1x हो गई, 2x हो गई, 3x हो गई। मतलब आरबीसी की मरने की जो स्पीड है वो बढ़ गई। इसको बोलते हैं हीमोलिसिस। रक्त में इरिथ्रोसाइट की हीमोलिसिस। मतलब जब अपने नॉर्मल गति से अधिक होने लगे, गति का मतलब कि क्वांटिटी ऑफ डेथ, अमाउंट ऑफ डेथ आरबीसी की बढ़ गई, तो लीवर उसको मैनेज नहीं कर पाएगा। अगर लीवर को एक्स अमाउंट ही करना था तो एक्स को करेगा, लेकिन बाकी जो हीम बिलिरुबिन है वो बनी रहेगी, कोल में कन्वर्ट नहीं होगी। तो कोल में कन्वर्ट नहीं होगी तो वो ड्यूडेनम में या यूरिन में नहीं जाएगी, ये ब्लड में रहेगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आरबीसी ज्यादा मरने लगी अपनी सामान्य गति से, तो लीवर जितना काम कर रहा है उतना करेगा, और एक्सेस जो हीम बिलिरुबिन है वो ब्लड में ही रहेगा, और वो घुलनशील नहीं है पानी में। तो क्या होगा? वो जब हीम बिलिरुबिन रहेगा तो ये बिलिरुबिन स्टालिन के साथ मिलके पीला रंग देगा। इसमें फंक्शन जो लीवर का है वो एकदम सही है, उसमें कोई प्रीहिपेटिक है, मतलब लीवर फंक्शन सही कर रहा है, डेथ आरबीसी की ज्यादा हो रही है। केस 1। रीजन कुछ भी हो सकता है, सर्पदंश हो सकता है, आपने गलत ब्लड जो मैच ना कर रहा हो वो ब्लड चढ़ा दिया गया हो, या नया बच्चा हो जिसके बॉडी पार्ट ठीक से काम ना कर रहे हो, तो ये कंडीशंस हो सकती है प्रीहिपेटिक या हीमोलिटिक ज्वाइंटिस की। नेक्स्ट, सेकंड केस में लीवर ही बीमार हो गया। डेथ तो एक्स की हो रही है, लेकिन बेचारा लीवर बीमार हो गया। तो लीवर जब बीमार हो गया तो वो पूरा हीमोग्लोबिन को कोलिरुबिन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। उसकी कैपेसिटी थी एक्स की, वो बीमार हो गया तो पता लगा 0.5x ही कर पा रहा है, तो
0.5x हीम बिलिरुबिन ब्लड में बची रहेगी। इन दोनों केस में हीम बिलिरुबिन ही बॉडी में रहेगी, ब्लड में, नॉट बॉडी में, ब्लड में। तो ये कन्वर्ट कर, ये हिपैटिक है। हिपैटिक का मतलब ये लीवर का प्रॉब्लम है। पहली वाली प्रॉब्लम क्या थी? एक्सेस डेथ थी आरबीसी की। ये लीवर की प्रॉब्लम, हिपैटिक माने लीवर, तो लीवर की खुद बीमारी के कारण वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, तो ये सेकंड है। देखिए इस केस में हीम और कोल दोनों बढ़ेंगे, कोई इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस या जो भी है, तो ये हम लोग को समझना है। एक है पोस्ट हिपैटिक। पोस्ट हिपैटिक का क्या मतलब है? लीवर ने भी अपना काम किया और नॉर्मल डेथ भी हुई, तो ये दोनों काम हो गए और कोल बिलिरुबिन बन गया। लेकिन ये कोल बिलिरुबिन गाल ब्लैडर के थ्रू वो रास्ता लेके कहा जाता है? ड्यूडेनम में जाता है। तो ड्यूडेनम में जाता है, अगर गाल ब्लैडर से ड्यूडेनम के रास्ते में कोई ब्लॉकेज आ गया तो ये कोल बिलिरुबिन, ध्यान देखिएगा यह हीम नहीं है, कोल है, क्योंकि लीवर ने अपना काम किया है। तो कोल बिलिरुबिन क्या होगा? वो पहुंचेगा ही नहीं, कहा? ड्यूडेनम में। जब ड्यूडेनम में नहीं पहुंचेगा तो ये चोक करेगा और ब्लड में फिर कोल बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि लीवर को गाल ब्लैडर को दे तो रहा है, लेकिन उसके पास स्पेस अवेलेबल नहीं है कि वो ले, क्योंकि एक लिमिट के बाद वो लेगा नहीं, तो नहीं लेगा तो वो ये बिलिरुबिन की मात्रा ब्लड में बढ़ जाएगी, तो फिर ये होगा। तो 3 तरह के जॉइंटिस हुए, प्री हिपैटिक एंड पोस्ट हिपैटिक। प्री हिपैटिक, हिपैटिक एंड पोस्ट हिपैटिक। पहले केस में लीवर काम कर रहा है, आरबीसी ज्यादा मर रही है। हिपैटिक में लीवर बीमार है, आरबीसी नॉर्मल डेथ हो रही है। पोस्ट हिपैटिक में आरबीसी भी सही है, डेथ, लीवर भी सही है, लेकिन जो रास्ता है जाने का कोल बिलिरुबिन का ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के, वो रास्ता ही ब्लॉक हो गया। तब क्या कर सकते? तब रास्ता ही ब्लॉक हो गया तो फिर वो ब्लड में ही रहेगा, तो फिर ये सारी चीजें होंगी। तो कैसे पहचानेंगे तीनों में? तीनों केस को हम लोगों ने डिस्कस किया, प्री हिपैटिक, हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक। देखिए हम लोग बोले थे कि हीम बिलिरुबिन होगा क्योंकि ये ज्यादा डेथ होगी। हिपैटिक में दोनों ही होंगे क्योंकि वो बीमार पड़ गया, लीवर कुछ बना रहा है, कुछ नहीं बीमार बना रहा है। पोस्ट हिपैटिक में वो बना तो दे रहा है लेकिन ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा। यूरिन में देखिए ये ज्यादा मिलेगा, ये भी मिलेगा, हिपैटिक भी मिलेगा, दोनों केस में मिलेगा, और इसमें मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। मल का रंग डार्क होगा, पेल होगा और क्ले होगा। यहाँ प्लस माइनस है कि सीरम एल्केनाइन फास्टेज मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, और यहाँ पक्का मिलेगा इन द पोस्ट हिपैटिक। तो हमको ये ब्लड टेस्ट करा के डॉक्टर ये जानना चाहता है कि कौन सा बिलिरुबिन ज्यादा है, हीम है कि कोल है, या कितना है। तो ये जॉइंटिस की 3 स्टेज हुई जिसमें अलग अलग कंडीशन होगी। तो तीनों जॉइंटिस की है, तो जॉइंटिस के 3 तरह के ट्रीटमेंट होंगे। जॉइंटिस सर क्लियर? एक डाउट है, पूछ लूं? हाँ सर, मैं पूछिए प्लीज। सर ये जो हमने दिखाया कि प्री हिपेटिक में हीम बिलिरुबिन ज्यादा होगा, और हाँ। जैसे हमने पहले बताया कि जैसे वो इनसोल्यूबल है फ्लूइड में सर, तो ये फ्लूइड यूरिन में में नहीं है, प्लीज प्लीज, लिपिड में घुलनशील है, जल में घुलनशील नहीं है, दोनों फ्लूइड है। सॉरी सर, जल में नहीं है, तो फिर वो यूरिन में सर कैसे? जैसे आपने बताया था जल में नहीं नहीं है, इसलिए निकलेगा ना, किडनी से नहीं आएगा, नहीं निकलेगा यूरिन से। तो इसमें ये है ना कि यूरिन में वो ज्यादा पाया जाएगा, तो यूरिन में पाया जाएगा, ज्यादा नहीं पाया जाएगा। हिपेटिक में कुछ तो जाएगा ना, हाँ, कुछ तो जाएगा ना, जो क्योंकि लीवर बना रहा है उतना ही जाएगा, बराबर ना? लीवर अपना काम कर रहा है ना, जी सर, जी लीवर सर। तो जितना पाएगा वो तो जाएगा ना। ओके, मतलब नॉर्मल है, ये 1 एरो है, वो हाँ, नॉर्मल है। क्योंकि यहाँ लीवर काम कर रहा है, लीवर काम कर रहा है। ये प्रॉब्लम क्या हो रही है? क्योंकि ज्यादा डेथ हो रही है तो ज्यादा हीम होगा, हीम ज्यादा होगा, समझ नहीं ना? क्योंकि आरबीसी ज्यादा हीम बना रहा है और लीवर हीम को कोल में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है एक लिमिट के बाद, जितनी उतनी कैपेसिटी है। इसीलिए हीम बिलिरुबिन यहाँ देखिए 2 बार प्लस दिखा है, ठीक है ना? और देखिए इसमें कोल में कन्वर्ट कर दे रहा है लेकिन रास्ता ही जाने का नहीं है। और हिपैटिक में दोनों ही मिलेंगे क्योंकि कुछ लीवर कर रहा है, कुछ लीवर नहीं कर रहा है।
ओके सर, हाँ समझ गई। ठीक है। जी सर, थैंक यू। ओके। हाँ, थोड़ा और जाने, एक वर्ड है एनीमिया, वो हम लोग ज्वाइंटिस एक पढ़े थे कि ज्वाइंटिस हीमोग्लोबिन के कारण मैंने टूटने में अलग अलग कंडीशंस होंगी। अब हम लोग एक एनीमिया वर्ड है, एनीमिया में क्या है कि जब ये हीमोग्लोबिन का फंक्शन तो हम लोग पढ़ेंगे ही थोड़ा। पहले हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन और CO2 और बाकी चीजें। तो अगर हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम हो जाती है, देखिए आरबीसी हो सकता है कि ब्लड उतना ही हो, लेकिन अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाती है तो जो रेड दिखना, रेड क्यों दिखता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन है। अगर हीमोग्लोबिन की हम लोग कितनी बात किए थे, 14 +-1 का ग्राम पर 100 ml में, अगर ये कम हो जाती है, जो ये नाखून है, त्वचा है, बाकी जगह, चूंकि हीमोग्लोबिन की कमी होने के कारण पीला या कलरलेस, मतलब नॉर्मली कलरलेस या पीला दिखेगा। अब हीमोग्लोबिन ज्यादा है तो बोलते हैं यार ये लाल लाल दिख रहा, मतलब उसका हीमोग्लोबिन ज्यादा है। और अगर ये हीमोग्लोबिन कम होगी तो त्वचा रक्तहीन या पीली दिखाई दे सकती है। ये क्यों होगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन का जो फंक्शन है आरबीसी का या हीमोग्लोबिन का, ऑक्सीजन को लंग्स से ले जाना, और भी फंक्शन है, किसको भी समझे, ऑक्सीजन को लंग्स से सारे सेल्स को ले जाके देता है, और जो वहां CO2 फॉर्मेशन होता है उसको वापस लेके लंग्स को देता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस लंग्स में होता है, गैस बाहर निकाल, ऑक्सीजन लंग्स बाहर निकाल देता है, लेकिन एक्सचेंजेज ऑफ गैसेस सेल पर भी होता है। ये कौन करता है, ब्लड O2 दे देता है सेल को, जिससे वो ग्लूकोज रिएक्ट करे एनर्जी बनाने के लिए, और CO2 के फॉर्मेशन से CO2 को बाहर निकालेगा तो हीमोग्लोबिन लेके आएगा। तो हीमोग्लोबिन वो जो हम लोगों ने शेप की बात किया था, ये शेप, इस शेप में वो लेके जाता है और लेके आता है CO2, ऑक्सीजन ले जाता है, CO2 ले आता है, बाकी चीजें भी जाती है, हम लोग अभी ऑक्सीजन की केवल बात कर रहे हैं। तो यहां पर ये कह रहा है कि अगर ये कम होता चला जाएगा हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन कम होने का क्या नुकसान है और क्या फायदा है जानना। नुकसान ही है, अगर हीमोग्लोबिन किसी का 14 और किसी का 7 है या किसी का 10 है, तो 14 वाला हीमोग्लोबिन ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करेगा रादर देन 10 और 7। अगर ब्लड में 14 अणु, एग्जांपल के लिए 14 हीमोग्लोबिन मूव करता है और 10 अणु करता है, तो 14 वाला अपने से 4 लेके जाएगा, एक हीमोग्लोबिन 4 अणु, और 10 वाला तो वो 56 ले जाएगा और ये 40 ले जाएगा। ये के कंपैरिजन है, मतलब जिसका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है ब्लड में, उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और CO2 भी कम हो जाएगी। तो जब वो ऑक्सीजन नहीं ले जाएगा तो सेल के पास ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और वहां पर रिएक्ट करके एनर्जी नहीं बनेगी। तो आदमी बोलेगा यार मेरे को ताकत नहीं है, चलने की नहीं है, क्षमता नहीं है, मैं कमजोर फील कर रहा हूं। हीमोग्लोबिन कम होने से हम कमजोर क्यों होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग और CO2 कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, बाकी चीजें भी कम हो जाएंगी, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना रिएक्शन नहीं होगा वहां पे और एनर्जी रिलीज नहीं होगी। तो ये कह रहा है कि ये शारीरिक कमजोरी कम हो सकती है। और बॉडी को चाहिए तो श्वास गति तेज होने का क्या मतलब है कि बाकी चीजों से कहीं से रिसेप्टर आएंगे, बोलेंगे भैया ऑक्सीजन और चाहिए और चाहिए, तो हार्ट लंग्स को का फ्लो और स्पीड फ्लक्चुएट हो सकता है, हार्ट और लंग्स का श्वास गति तेज हो सकती है। श्वास गति तेज का मतलब कि बाकी को लगेगा कि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है लंग्स के पास, तो बोलेगा तुम तेज काम करो। ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन कम होने का मुख्य नुकसान है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगी और एनर्जी जनरेट नहीं होगी। इसलिए डॉक्टर हमेशा चेक करता है कि हीमोग्लोबिन कितना है। अब हीमोग्लोबिन कम कैसे होगा, जैसे हम लोग पीछे बोले थे कि जहां पर हीमोग्लोबिन या आरबीसी बनता हो, बनना ही कम हो जाए। हीमोग्लोबिन कहाँ बनता है, बोन मैरो में। अगर बोन मैरो में ही आरबीसी, तो आरबीसी का बनना कम हो जाए तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। या जहां पर हीमोग्लोबिन बनना है, माइटोकॉन्ड्रिया और इन चीजों पे, अगर वहीं पर ना बने तो क्या होगा, फिर आरबीसी और हीमोग्लोबिन ये दोनों कम हो जाएंगे ब्लड में, तो
तो उसको एनीमिया है। एनीमिया मीन्स हीमोग्लोबिन की ब्लड में कमी। अब एक तो ये है कि जो चाहिए वो बन ही नहीं रहा है, दूसरा बन तो गया लेकिन वो ज्यादा मर रहा है। हम लोग पूछे थे ना कि पीछे ज्यादा मर रहा है। अगर पर डे 0.83% मरना है, पर डे पता लगा 2% मरने लगा तो कमी हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मेशन तो 0.83 की ही होगी। तो दो केस है एनीमिया की यहाँ जो दिख रहा है कि डेथ ज्यादा होने लगे या उनका फॉर्मेशन कम होने लगे। फॉर्मेशन कम होगी तो भी कम हो जाएगी, डेथ ज्यादा होगी तो भी कम हो जाएगी। तो ये दो चीजें दोनों भी हो सकती हैं, एक भी हो सकती हैं। क्या क्या हो सकता है? अगर आदमी ठीक से खाना ना खाए तो माल न्यूट्रिशन है, HIV गैस्ट्रिया है, माने ये स्टमक की एक प्रॉब्लम है, वहां पे फॉर्मेशन नहीं हो रहा इसका, या डेथ ज्यादा हो रही है। डेथ क्यों होगी? स्नेक बाइट है, मलेरिया है, या बिना मैच का ब्लड चढ़ा दिया गया, और भी रीजन होंगे। तो ये कुछ रीजन है, तो एनीमिया के रीजन ये कुछ हो गए। और तीसरा रीजन क्या है? जो शेप है आरबीसी का या हीमोग्लोबिन का, वो कब चेंज हो जाता है। हीमोग्लोबिन का जो शेप है ना असामान्य हो जाता है, या और भी कुछ कारण हो सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन का जब शेप ही असामान्य हो जाएगा तो वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी की उसकी कम हो जाएगी, या वो नहीं करेगा। जो हम लोगों ने शेप बोला था बाई कनकेव डिस्क, अगर वो बाई कनकेव डिस्क नहीं है, ये अगर इसका शेप ही चेंज हो गया तो ये ऑक्सीजन को कैरी नहीं करेगा, O2 को कैरी नहीं करेगा, तो हीमोग्लोबिन कम दिखेगा, क्योंकि ये बेमेल हो गया, कुछ और करेगा। तो ये एक एनीमिया के रीजन है। सीकेल एनीमिया, इसमें एक शेप चेंज हो जाएगा। ये जितने एनीमिया दिख रहे हैं ना, एप्लास्टिक ल्यूकेमिया में तो WBC बढ़ेगी, माने ये बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हीमोग्लोबिन के शेप और साइज में परिवर्तन आ जाएगा। और भी मिसलेनियस कारण होंगे, थैलेसीमिया, प्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकेमिया, एनीमिया ऑफ मेलिगेंसी, एनीमिया ऑफ प्रेगनेंसी, एनीमिया ऑफ इंफेक्शन, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक ये रीजन है कि शेप साइज चेंज हो गया हीमोग्लोबिन का, ये हीमोग्लोबिन के कारण है। दूसरा है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, अलग से है। हम खाना नहीं खाते हैं, जो बार बार बोल रहे हैं, तो माल न्यूट्रिशन है। और दूसरा जो फॉर्मेशन आंतों में होता है तत्व का ब्लड के लिए, अगर आंतों के इनसाइड वाली दीवार पे कीड़े हैं, परजीवी, हुकवर्म्स, तो वो ब्लड को वो पी जाएंगे, और इस केस में ब्लड का फॉर्मेशन, पूरी चीजें अंदर नहीं जाएंगी, एब्जॉर्ब नहीं होंगी इंटेस्टाइन से, तो ये भी कमी हो जाएगी, आयरन की डिफिशियंसी हो जाएगी, तो फॉर्मेशन नहीं होंगी हीम का, या फिर फेरस अणु नहीं होंगे तो फॉर्मेशन नहीं होगा हीमोग्लोबिन का, कि हम लोग उधर पढ़े थे कि आयरन चाहिए। तो बहुत सारी चीजें, आयरन डिफिशियंसी यहाँ से भी हो सकती है, हम अच्छे से खाना ना खाएं तो। सर, तो जैसे जो बच्चा खाना तो अच्छे से खा रहा है लेकिन जैसे खून नहीं बढ़ रहा है, मांस नहीं बढ़ रहा है, तो ये हुक्म समझ सकते हैं क्या पेट में कीड़े हों उसको? बिल्कुल हो सकता है। बच्चों के पेट में नॉर्मली कीड़े होते हैं, वो कहाँ होते हैं? पेट में, माने स्टमक में नहीं होता है, वो होता है इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन में ये एक रीजन होता है। तो कई बार डॉक्टर बोलते हैं ना बच्चे के पेट में कीड़ा हो गया है, एक्चुअली वो पेट क्या है, वो इंटेस्टाइन में होता है, तो उसकी दवा देता है डॉक्टर। तो ये एक रीजन हो सकता है, पॉसिबल रीजन है। या तो अच्छे से खाना ना खाए जो चाहिए, या वो खा रहा है लेकिन जो बन रहा है वो जो हुकवर्म्स है, जो आंतों की आईडी में इनर सरफेस पे है, वो कंज्यूम कर रहे हैं उनको, या और भी कहीं जहां भी कंज्यूम कर पा रहे हैं। सर फिर उनको हम क्या ट्रीटमेंट है, LI SI पे मैपी स्ट्रिप लगवा दें? और वो तो ही है, बाकी ट्रीटमेंट के लिए आगे हम लोग LI SI स्टमक तीनों में 0 to 9 सीडेट, और अगर आपको लग रहा है कि हाँ उससे फायदा और हो रहा है या फायदा कम हो रहा है, तो 3 to 4 सीडेट और कर दीजिए। कहाँ पर बच्चा है तो वो कैसे लगवाएगा? है? क्या बच्चा इन द सेंस 15 साल? 4 साल का बच्चा है तो वो कैसे करवाएगा? वो अरे ब्लैक कलर
हाँ सर, कौन सा कलर लगा दे? ब्लैक कलर, LISI पे? LISI और स्टमक हमारे हाथ में, वहां LISI में नहीं, यहाँ पर हाथों में। सर ये किस चीज के लिए ब्लैक कलर, LISI और इन्फेक्शन के stomach लिए, ये इन्फेक्शन ही तो है। इन्फेक्शन माने क्या, कोई अगर बाहर का बैक्टीरिया, अभी बताया ना एंटीजन, एंटीजन माने इन्फेक्शन, कोई बाहर से कोई आदमी आ गया, दुश्मन आ गया, तो वो इन्फेक्शन ही है, एंटीजन है। तो उसको अगर हुक मर आ गया तो वो पी रहा है रक्त को, तो आप क्या करिए, 0 टोन 9 मतलब 0 में ब्लैक ब्लैक लगा दीजिए, और 0 ये हुआ और 9 पीछे वाला हुआ यहाँ पर। और ये स्टमक है, यहाँ पर 0 टोन 9, इधर LISI है 0 टोन 9, और अगर आपको और लग रहा है तो 3 टोन 4, तो 3 टोन 4 में 3 में अग्नि है, तो 3 में अग्नि क्या होगा कलर, आयुर्वेद में क्या है बोलिए? लाइट ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर। और जो 4 माने पांचवा कलर, पांचवा कलर येलो, ठीक है। तो ऐसे ये वाले लगा दीजिए, तुरंत तो लगा सकती हैं, लेकिन पहले हमारा 0 टोन 9 तीनों में लगाइए, बहुत, वो आप लगाइए 15 दिन लगाइए, अब तक देखिए रिजल्ट उसका। सर जैसे कैंसर पेशेंट्स होते हैं, स्टमक कैंसर वाले पेशेंट्स, उनका हेमोग्लोबिन हमेशा कम पाया जाता है, नहीं, तो उनके लिए बात नहीं हो रही है, कैंसर तो डिफरेंट चीज है। तो सर फिर उनके लिए क्या प्रोटोकॉल रहेगा? तो उनको तो कैंसर का इलाज होगा, वो कैंसर सर से कैंसर का तो होगा ही होगा, लेकिन फिर जो सस्टेनेंस का रहता है 24579 24579 01368 टोन, ये तो वो प्रोटोकॉल है ना सर, सर्जिकल वाला। हाँ बिल्कुल वही सर्जिकल लागू होगा, उसमें लगाइए LISI, जहां भी आप, जहां का आप कह रही हैं, जहां पर आप कह रही है कि ये वहां का है, तो वो ये कोई कारण उसमें ये नहीं है, कारण तो मूल कारण दूसरा है। ये इन्फेक्शन नॉर्मल इन्फेक्शन नहीं है, वो बड़ा इन्फेक्शन है, उसको तो वही बड़े से मारिए। तो वो कहाँ मारिए, जिस जगह का इन्फेक्शन हो वहीं पर ये लगाइए, उससे फायदा होगा। अच्छा, कैंसर का देखिए, ये हम लोग बात कर रहे हैं कैंसर, देखिए चीजों को समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। कैंसर एक दूसरी बीमारी है, इसकी रूट दूसरी चीज है। ये हमारे वो इन्फेक्शन है जो एंटीजन में आए, और एंटीजन में आए उनको नष्ट होना है। हमारा जो डिफेंसिव वाला, जो एंटीबायोटिक वाला है, या जो बैक्टीरिया वाला डिफेंस के लिए है, तो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास खुद स्ट्रांग है। एंटीबॉडीज तब बनाते हैं जब हमारा नॉर्मल, अभी आप पढ़ेंगे, जो हमारे 5 सेल्स होते हैं, तो उनमें 5वां सेल हमारा बहुत महत्वपूर्ण सेल है, लेकिन वो 5वां एक्टिव नहीं होता। पहले हमारे शुरू वाले पैदल सेना हो जाते हैं, आप सेना में लड़ने जाते हैं तो बताइए, पहले हवाई जहाज वाले जो एयरफोर्स नहीं लगाते, एयरफोर्स थोड़ा बाद में लगाते हैं, याद करिए, ठीक है ना। तो वैसे जैसे हमारे यहाँ कोई होता है, तो कोई झगड़ा हुआ तो झगड़ा में पुलिस पहले आती है, पहले इकट्ठा नहीं, रैपिड एक्शन फोर्स को ला देते हैं ना। ऐसे ही पूरा वहां पे सिस्टम है। तो वो आपका, चूंकि वो डिफेंस का सिस्टम इतना बड़ा होना चाहिए, जिसमें हम लोग जिस जगह पर है वहां पर ट्रीटमेंट करना शुरू करिए। उससे क्या होगा, वो बैक्टीरिया प्रभावित होंगे, वो रोग प्रभावित होगा जो कारण है, और कारक अपने आप हो जाएंगे। उसमें कारक केवल यही होता है कि आप कोई रोग पर भी रहा है, इन्फेक्शन नॉर्मल इन्फेक्शन नहीं है, ठीक। तो हम लोग नॉर्मल इन्फेक्शन की बात करें, 0 to 9 की बात, उसमें सिंपल इन्फेक्शन है 0 to 9, अगर बहुत थोड़ा सा लग रहा है तो 3 टोन 4 उसको भी ऐड कर दीजिए, SI LI और स्टमक में। प्लस अगर आपको नहीं लग रहा है, ऑर्गन सोर्स पॉइंट, चाइनीज ऑर्गन सोर्स पॉइंट टोन और ज़िगलर पॉइंट सीडेड, सबके तीनों के, क्लियर? जी सर। हाँ जी, सर एक बेसिक क्वेश्चन पूछ रही हूँ सर, खाना खाने के बाद तुरंत मैग्नेट क्यों नहीं लगाना चाहिए सर? हाँ नहीं लगाना चाहिए थोड़ा सा, अभी एनर्जी खुद बॉडी की इधर उधर हो रही है ना, एनर्जी आपको अधिक चाहिए ना खाना खाने में, खाना खाने के बाद आपको एनर्जी अधिक चाहिए, ये आप जान रहे हैं ना। तो एनर्जी अधिक तो अभी रुक जाइए, उसके बाद फिर लगाइए 15 मिनट बाद, 15-20 मिनट बाद लगा दीजिए, ठीक। अभी चेंज हो रही एनर्जी, अभी मत लगाइए ना। जैसे कहते हैं खाना खाने के बाद पानी मत पीजिए तुरंत, वैसे ही अभी मैग्नेट मत लगाइए, 15-20 मिनट बाद लगाइए। हाँ तिवारी जी,
बोलिए कब तक शुरू करेंगे, खत्म करेंगे कि अभी 5 मिनट और? कहाँ तक 5 खत्म? मिनट एनीमिया खत्म कर देंगे, 5 मिनट टाइम देंगे। अब खत्म कर दीजिए, कर दीजिए, एनीमिया खत्म कर दीजिए। हाँ, कभी कभी किसी रीजन से रक्तस्राव भी हो सकता है, कहीं से ब्लड निकल जाए तो भी एनीमिया का कारण हो सकता है कि बॉडी से ब्लड निकल गया, कोई भी रीजन हो सकता है, जैसे भी फ्लो हो जाए। और ये कह रहा है कि आयरन का मेटाबॉलिज्म होता है अनियमित, कोई कारण हो सकता है जिसका जो आयरन है स्प्लीन, लीवर और पैनक्रियाज में इकट्ठा होगा, तो ये हीमोसिडोसिस ये हो जाएगा। अगर ब्लड का हम लोग टेस्ट करेंगे तो उसमें क्या क्या मिल सकता है इस केस में कि माइक्रोसाइटिक माने इरिथ्रोसाइट जो आरबीसी है उसका साइज छोटा हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगी, या आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी, या आरबीसी में छेद हो सकते हैं। तो ये ब्लड के टेस्ट में ये पता चलेगा। और बहुत दिन तक अगर किसी को एनीमिया है तो उसके देखिए नाखून नाव के आकार के ले लेंगे, जीवा इन्फ्लेम्ड हो जाएगी। तो ये अगर किसी का नाखून नाव के आकार का है तो कहा जा सकता है कि एनीमिया है, किसी न किसी कारण से इसमें आरबीसी या हीमोग्लोबिन की कमी है। हम लोग एक पर्निशियस एनीमिया को जानते हैं क्या है। सर एक क्वेश्चन पूछूं? सर एनीमिया और आयरन की कमी अलग अलग है, दोनों की सेम है? आयरन की कमी जब होगी तो उसे हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, करेक्ट? आयरन से फेरस अणु से हीमोग्लोबिन बनता है। तो अगर आयरन नहीं बनेगा तो हीमोग्लोबिन की शॉर्टेज हो जाएगी। ये हम लोग पीछे पढ़े थे कि कितना आयरन यूज हो रहा है। तो आयरन की शॉर्टेज होने से हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, आरबीसी इफेक्टिव नहीं होगा, तो फिर वो वीकनेस होगी, इसी को एनीमिया है। तो शॉर्टेज ऑफ आयरन नहीं होना, इसलिए आयरन की गोली हम देते हैं कि हीमोग्लोबिन बनता रहे, क्योंकि हीमोग्लोबिन बनने के लिए आयरन चाहिए। आपने पीछे वाली शीट देखी ध्यान से, ये देखिए जो फेरस है ना, ये चाहिए हमको हीमोग्लोबिन में। फेरस की संख्या कम होती, फेरस माने आयरन, आयरन की संख्या कम होते ही हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन ही ट्रांसपोर्ट करता है। और देखिए 100 ग्राम हीमोग्लोबिन में 0.3 ग्राम आयरन होता है फेरस। तो शॉर्टेज हो जाएगी अगर आयरन कम हुआ, क्योंकि हीमोग्लोबिन 120 दिन में रोज बन रहा है 0.83% रोज मर रहा है, तो उतना आयरन हमको चाहिए। अगर चाहिए तो वो हमको बॉडी में आयरन चाहिए, तो आयरन अगर हम नहीं दे रहे हैं तो ये एक प्रॉब्लम होगी। एक ये है पर्निशियस एनीमिया में कि ये कह रहा है कि एडिशन ने इसको खोज निकाला था कि अगर हम लोग डाइजेशन में जाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जो हमारा स्टमक है, यामास है, वो गैस्ट्रिक जूस अगर ठीक से स्रावित नहीं करता किसी कारण, गैस्ट्रिक जूस इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या क्या होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर और न्यूरोट्रोपिक फैक्टर। तो जो ये इंट्रिंसिक फैक्टर है ये इरिथ्रोसाइट बनने के लिए जिम्मेदार है, माने इसकी भूमिका है आरबीसी बनने में। तो अगर स्टमक का फंक्शन ठीक से नहीं होता है, मतलब फंक्शन नहीं होने का क्या मतलब है कि वो ऐसा गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है जिसमें इंट्रिंसिक फैक्टर जितनी है जरूरत है उतना नहीं है, तो वो नहीं होगा तो आरबीसी नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। तो ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है जो गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है, जो स्टमक सीक्रेट करता है, तो स्टमक से डायरेक्ट आरबीसी का लिंक है, इस बात को ध्यान रखिए। ये पर्निशियस एनीमिया की हम बात कर रहे हैं। अगर पर्निशियस एनीमिया के लिए जिम्मेदार कौन होगा, स्टमक भी जिम्मेदार है, और भी लोग हो सकते हैं, स्टमक जिम्मेदार है क्योंकि उसने नहीं बनाया अच्छा गैस्ट्रिक जूस, मैंने रिक्वायर्ड मैंने उस तरह की जैसा उसकी तत्व चाहिए, इंट्रिंसिक फैक्टर, तो आरबीसी नहीं बनेगी। तो आरबीसी नहीं बनेगी तो एनीमिया हो गया, इसको पर्निशियस एनीमिया। और इसमें जो न्यूट्रोपिक फैक्टर है ये नर्व्स जो है, बॉडी नर्व्स, उसको मेंटेनेंस का काम करती है। तो पर्निशियस एनीमिया के लिए स्टमक जिम्मेदार है। ये
एचाइला गैस्ट्रिया, ये भी उसी से रिलेट है। तो ये जो तीनों चीजें हैं जो नहीं बनाएगा गैस्ट्रिक जूस, तो ये 3 तरह की एचाइला गैस्ट्रिया, कंबाइंड डिजनरेशन ऑफ नर्व्स, ये न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर के कारण। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि जो स्टमक का फंक्शन है वो पर्निशियस एनीमिया के लिए डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है इंट्रिंसिक फैक्टर के थ्रू और न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर के थ्रू। क्योंकि अगर ये फैक्टर ये न्यूरोट्रॉपिक नहीं है तो नर्व्स में प्रॉब्लम आएगी, और इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है तो आरबीसी नहीं बनेगी, और एचाइला गैस्ट्रिया भी उसी का फॉर्मेशन है, उसी तरह का काम है। तो ये चीजें हैं, इनमें क्या क्या मिलेंगे, इस एनीमिया के क्या लक्षण है। आरबीसी का जो आकार है वो बड़ा हो जाएगा और हीमोग्लोबिन उसमें नहीं होगी, माइक्रो है, वहां माइक्रो था, ये मैक्रो है, माने आरबीसी की साइज बड़ी हो जाएगी लेकिन उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य हो सकती है। दूसरा, इरिथ्रोसाइट में न्यूक्लियस नहीं होता है, कुछ न्यूक्लियस मिलने लगेंगे, न्यूक्लिएट आरबीटी मिलेंगे, माने ऐसा आरबीसी मिलेगा जिसमें न्यूक्लियस हो। और इसमें क्या होगा, आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी तो इसलिए हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। आरबीसी की अगर साइज बड़ी है तो उनका जीवन काल छोटा हो जाएगा, और यहां पर ये टूटने की जो प्रक्रिया हीमोलाइज्ड, ये ज्यादा टूटेगा, क्योंकि जीवन काल कम होगा तो मरने की संख्या ज्यादा हो जाएगी। पहले 120 दिन में टूटता था तो 0.83% है, पता लगा 100 दिन में टूटेगा तो 1% हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि साइज बड़ी होने से जीवन काल छोटा हो जाएगा और उनकी डेथ होने की, मरने की संख्या, हीमोलाइज ज्यादा होंगे, तो सीरों में बिलिरुबिन ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा टूटेगा। वहां हम लोग बात कर ली। अगर बोन मैरो में परीक्षण होगा तो हाइपर प्लास्टिक एक्टिविटी मिलेगी, है ना, और गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं मिलेगा। ये पेट के फंक्शन है, स्टमक के फंक्शन है, क्योंकि वो HCl रिलीज करता है, तो HCl नहीं मिलेगा। तो ये था पर्निशियस एनीमिया। सर बंद कर देते हैं, अगर किसी को पढ़ाना है तो फिर आगे करेंगे हम लोग। मैडम बस ठीक है, हम लोग अभी यहाँ पर रोकते हैं इसको। तो हम लोग ठीक है, अब आप शेयर करना बंद कर दीजिए। तिवारी जी ने बहुत बढ़िया से इसको देखिए एक्सप्लेन किया है रक्त को, और इसको जी सर ने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा और इसको बताया। बढ़िया से पढ़ेंगे। दोबारा जब पढ़ेंगे तो हम लोगों को इसी पढ़ाई में और इस वीडियो के शेयर करने के बाद हम लोगों को और समझ में आएगा। किताबें ये ज्ञान देती हैं और अगर कोई पढ़ा देता है तो उसको बढ़िया से होता है। तो हम लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने ज्ञान के वर्धन के लिए, दूसरे के ज्ञान को बढ़ाने के लिए, और इस रूप में हमारा जो मूल उद्देश्य है, जो हमारा भावना है, जो खेमका सर की भावना थी कि ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन एंड ईच वन ट्रीट वन, इसको बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर हम लोग अभी दोबारा हाजिर होंगे सेकंड इसके लिए। थैंक यू सर।